हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बोर्ड्स में 7 मार्क्स का आता है। अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में इसके 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। और अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट में यहां से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपके आ जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने वाले चैप्टर्स के लिए हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि हमारे पास होती है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी पूरी +1 और +2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेक्चर में जो देखना है वो है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। हमारी डेली लाइफ में बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो कि प्योर होती है। ज्यादातर चीजें जिनके साथ में हम डील करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जरा ये प्योर सब्सटेंस होता क्या है। देखो, अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे बेटा हमारे पास डायमंड है, ये मेरे पास एक प्योर सब्सटेंस है। मैं नमक की बात करूं, मैं NaCl की बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं शुगर की बात करता हूं, शुगर की बात, या फिर मैं ग्लूकोज की बात करता हूं, C6H12 और O6, ये भी मेरे पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, मैं कॉपर की बात करता हूं, मैं जिंक की बात करता हूं, मैं प्योर 24 कैरेट गोल्ड की बात करता हूं, तो ये मेरे पास सारे क्या है बेटा, एक प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, पानी, पानी मेरे पास क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो इन चीजों को आप क्या बोलते हो, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन देखो, इनके साथ में आपके पास बहुत कम डीलिंग होती है। जैसे नमक जो है, नमक का ऐसे एज सच कोई काम नहीं है, लेकिन नमक को पानी में डालने के बाद इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, सब्जी में डालने के बाद टेस्ट आता है। वैसे शुगर के भी बहुत सारे काम है। जिंक, कॉपर और ये गोल्ड जो है, या फिर पानी जो है, ऐसे कोई एज सच काम में नहीं आता, लेकिन इनके सॉल्यूशन बनाने के बाद ये काफी ज्यादा काम में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इन आवर डेली लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में बहुत कम हम डील करते हैं। ज्यादातर जो चीजें हम डील करते हैं वो क्या है, दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस के बारे में डील करते हैं। जैसे जैसे कि बेटा, अगर आपको लगता होगा कि मिल्क जो है, मिल्क दूध, आपको लगता होगा कि ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये गाय से निकल कर आया है। लेकिन सुनो मेरी बात, यहाँ पे इसके अंदर 2 से 3 चीजें जो है वो प्योर मिलके फिर जाके ये आपका सॉल्यूशन बना रही है। जैसे कि बेटा, मिल्क में क्या क्या होता है, पानी होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, और इतनी सारी चीजें मिला के ये क्या बनती है, मिल्क बनता है। तो आप बताओ जरा, आपका दूध जो है वो कहाँ प्योर हुआ? वो तो बहुत सारी प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर हो गया ना। तो हमको क्या करना है, हमको प्योर चीजें नहीं पढ़नी होती है, हमको तो ज्यादातर किसके साथ में डील करना होता है, मिक्सचर के बारे में। तो आओ चलो चेक करते हैं ये मिक्सचर क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं मिक्सचर की, मिक्सचर आर डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। जब बेटा आप एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है बेटा, मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको यहां से बताना स्टार्ट करता हूं। जैसे बेटा, हवा जो है मेरे पास, एयर की अगर मैं बात करूं, एयर मेरे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है। जैसे अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है ना। देखो, मेरे पास प्योर नाइट्रोजन है, प्योर ऑक्सीजन है, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी सारी बहुत सारी गैसेस जो है, उन चीजों का मिक्सचर हमारे पास क्या बनता है बेटा, एयर बनता है। तो एयर हमारे पास क्या हो गया, मिक्सचर हो गया बहुत सारी प्योर गैसेस का। तो ये इसको हमने क्या बोल दिया, मिक्सचर बोल दिया। दूसरा, हमने बहुत कॉमन जो एग्जांपल हमारे पास होता है, जैसे शुगर इन वाटर हम डाल देते हैं, चीनी को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, शुगर सिरप बनता है कि नहीं, शुगर सिरप बनता है, जिसको चाशनी बोलते हैं। तो जब पानी के अंदर चीनी को डालते हैं तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। क्यों? मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, प्योर शुगर मॉलिक्यूल है और मेरे पास प्योर वाटर है। जब 2 प्योर चीजों को आप मिक्स कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, मिक्सचर बन जाएगा। दूसरा, एक बहुत कॉमन आपके पास जो एग्जांपल है, ये आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं, कि जो कोक होता है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास होती है, ये क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और इसके अंदर CO2 गैस मिलाई होती है। और अपने अपने जैसे कोक हो गया, पेप्सी हो गया, फेंटा हो गया, और सोडा हो गया, जो जीरा वाटर हो गया वो हो गया, उसके अंदर आप अलग अलग फ्लेवर ऐड करते हैं। लेकिन मेनली तो 2 ही चीजें होती है ना, एक तो पानी हो गया और एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आपके पास 2 प्योर चीजें जब आपने मिक्स की है तो ये भी आपके पास किसका एग्जाम्पल होगा, ये भी आपके पास एक मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा।
लास्ट एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है वो है आइस इन सोडा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइस इन सोडा में क्या है बेटा, आइस इन सोडा में भी क्या है, यहाँ पे मान लो कोई कार्बोनेटेड वाटर है या सिंपल पानी है, सिंपल पानी के अंदर आपने क्या डाल रखा है, आपने आइस क्यूब डाल रखी है, तो ये भी क्या है बेटा, आइस पानी के अंदर है, तो ये भी तो दो चीजें होगी, आइस अलग है और आपके पास ये सोडा वाटर अलग है, तो ये दो प्योर चीजें जब आपने मिक्स की तो ये भी क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। तो सबसे पहले अभी तक हमने देखा कि हमारे पास प्योर चीजें जो होती है वो बहुत कम काम में आती है, हमारे पास जो ज्यादा काम में आता है वो मिक्सचर होता है, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। तो हमने मिक्सचर के एग्जांपल देख लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखो मिक्सचर हमारे पास मोटे मोटे से दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बताने से पहले पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा इसका। देखो कंसीडर कर लेते हैं, मैंने एक यहाँ पे कंटेनर लिया है, तो यहाँ पे यहाँ भी एक कंटेनर है और यहाँ पे भी एक कंटेनर है। अच्छा, इन दोनों कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे पानी मिक्स किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पानी लिया है, मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर लिया है। अब देखो इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, ए के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ और बी के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ। ए वाले कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे डाला है नमक और यहाँ पे मैंने NaCl डाल दिया है। अब NaCl जो है वो पानी के अंदर जाके क्या कर जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने ऊपर से क्या डाला है, यहाँ पे ऑयल डाल दिया और वो भी पानी के अंदर जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ऑयल तो वाटर में क्या होता है, इमिसिबल होता है, वो जाके मिक्स नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही आपने ऑयल डाला तो ऑयल कहाँ रह गया, ऊपर ऊपर रह गया। अब अगर आप चेक करते हो यहाँ पे आपने डिफरेंट तरह के मिक्सचर बना दिए, एक आपने बनाया NaCl इन वाटर और एक आपने बनाया ऑयल इन वाटर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जब आपने इसको इसमें डाला, आपने इसको मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरे पूरे कंटेनर के अंदर आपका NaCl मिक्स होगा और जैसे ही आपने इसको मिक्स किया आपको ऐसा लगेगा कि वो मिक्स हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा लेकिन पानी नीचे रह जाएगा। अब मैंने एक और चीज करी, मैंने इसको यहां से टेस्ट किया, पहली सिप ली तब भी मेरे पास सेम ही नमक था, मैंने दूसरी सिप ली तब भी मेरे पास सेम ही सॉल्ट था और मैंने लास्ट सिप ली तब भी मेरे पास सेम ही टेस्ट आ रहा था नमक का। तो इस तरह के मिक्सचर को आप क्या बोलते हो, इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट द कंटेनर। अगर पूरे कंटेनर के अंदर, पूरे मिक्सचर के अंदर अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक जैसा टेस्ट आपको आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन बेटा अगर मैंने यहाँ पे इसमें चेक करूं तो अगर मैं पहली सिप लूं तो मेरे को तो गंदा सा टेस्ट आएगा ऑयल का, ठीक है बेटा, लेकिन मैं अगली सिप लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ऑयल प्लस वाटर का टेस्ट आएगा, और मैं लास्ट सिप जब लूंगा मेरे पास सिर्फ वाटर का टेस्ट आएगा कि नहीं। तो मेरे पास क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेस्ट मुझे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो देखो ऑयल ऊपर ऊपर है और बीच में क्या है, ऑयल प्लस वाटर है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाटर है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम इसको बोलने वाले हैं। तो सुनना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आओ अब इसके एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में क्या बोलता है, तो इन मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अगर पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, जैसे अगर आप कोक की बोतल खोलते हो, अगर आप उसी टाइम कोक पी जाते हो तो आपके पास सेम ही टेस्ट आएगा, ये जो फिज आपको मिलने वाली है हर एक सिप में आपको सेम फिज मिलने वाली है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर मैं ब्रास की बात करूं, ब्रास किस किस चीज का एलॉय है बेटा, कॉपर और जिंक का है। तो जिंक और कॉपर का जो मिक्सचर है, आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि सर यहाँ पे तो इधर जिंक है और बाकी सारा वहां पे क्या है, कॉपर है। जैसे मम्मी की अगर रिंग होगी, ठीक है, मम्मी की अगर रिंग होगी, कितनी 22 कैरेट की रिंग होगी, तो इसके अंदर दो चीजें मिक्स होती है ना बेटा, एक तो होती है 24 कैरेट गोल्ड और दूसरा कौन सा होता है बेटा, कॉपर होता है। तो जब इनको मिक्स किया होता है तो आपको ऐसे तो नहीं लगता कि एक साइड में यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉपर है और बाकी सारा क्या है, गोल्ड है। ये इतने अच्छे से मिक्स किया होता है कि सारी हर जगह आपको, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारी जगह पे आपको क्या लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। वैसे ही बेटा अगर मैं हवा की बात करूं, एयर की बात करूं, तो आप चाहे यहाँ पे खड़े हो जाओ, 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 चाहे यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो मिलने वाला है वो सेम है। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट द एयर। एयर में हर जगह अगर आप खड़े हो रहे हो तो आपको ऑक्सीजन इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कंपोजिशन रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब हवा में सेम कंपोजिशन है हर एक मॉलिक्यूल की जो भी एयर को बना के रखे हैं। दूसरा अगर मैं बात बताऊं शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर में भी क्या है, जैसे आप उसको अच्छे से मिक्स कर दोगे तो स्टार्टिंग में जो शुगर सिरप में जो स्टार्टिंग में टेस्ट आ रहा था वही तो बीच में भी आएगा और वही टेस्ट आपको लास्ट में भी आएगा। तो ये आपके पास होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें बेटा थ्रू आउट द कंटेनर, थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है, सेम कंपोजिशन रहती है जो चीज आपने मिक्स करके रखी है। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रहा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
अब सुनना, मिक्सचर तो है दो से ज्यादा, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपने मिक्स तो करके रखी है, लेकिन आपका क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो कंप्लीटली उसमें मिक्स नहीं हुई है। ऊपर वाले पॉइंट में कुछ और है, बीच वाले में कुछ और है, और लास्ट वाले में कुछ और है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रखी है। तो चलो उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। देखो पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक जैसा आपको चीजें नहीं मिलती है। जैसे अगर मैं पिज्जा की बात करूं, पिज्जा की बात अगर आप ऊपर ऊपर से टॉपिंग खा जाएंगे तो ब्रेड में ये जो ब्रेड का क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो होता है इसमें क्या आपको आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। चीज मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ टॉपिंग में होता है, इसीलिए तो उसका नाम क्या है बेटा? टॉपिंग है। तो ये आपके पास क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे मान लो ये तो सीरियस लिया ना, ये तो अंग्रेजों का नाश्ता है, लेकिन अगर मैं आपको देसी भाषा में बताऊं, अगर आपने बूंदी वाला रायता दिया है, ठीक है, बूंदी वाला रायता लिया है और आप ऊपर से सारी बूंदी खा जाते हो, तो नीचे क्या बचेगा? नीचे आपके पास दही बचेगी या लस्सी बचेगी ना आपके पास, ठीक है। तो उसको तो आप सारा खा गए, तो वो भी क्या था? आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। दूसरा, अगर मैं आइस एंड सोडा वाटर की बात करूं, आपने क्या किया? कोक गर्म थी तो कोक में आपने क्या डाल दी? आपने आइस क्यूब डाल दी। तो आपने एक बार सिप ली तो एक आइस क्यूब आ गई, दूसरी बार सिप ली तो दूसरी आइस क्यूब आ गई। तो ये भी तो क्या है? पूरे सॉल्यूशन में होमोजीनियसली मिक्स थोड़ी है, ये इक्वली मिक्स थोड़ी है। आपने सिप ली और एक बार आ गई, दूसरी सिप ली दूसरी बार आ गई। तो ये तो क्या था? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग थी। तो ये दोनों एग्जांपल आपके पास किसके आते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के आते हैं। मिक्सचर्स को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखी है? इस सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। देखो सुनना, यहाँ पे दो मेन चीजें हैं, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या है? टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब सबसे पहली बात, सॉल्यूशन में जो आपने चीजें मिक्स करके रखी है, वहां पे जो दो चीजें आप मिक्स करेंगे वो आपके पास क्या होगा? एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। मतलब थ्रू आउट द कंटेनर या थ्रू आउट द मिक्सचर आपको क्या मिलेगा? उसमें यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पे रहने वाली है। सबसे पहली बात, आपको थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या मिलेगा? सेम कंपोजिशन रहेगी, क्योंकि दो भी आपने दो चीजें मिक्स किए, वो सबसे पहली बात क्या बनाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो दो आपने चीजें मिक्स करके रखी है, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ए और बी आप मिक्स कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, और अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? ए और बी जो है वो कंबाइन करके अगर वो कुछ सी बना रहा है तो वो तो आपका कुछ और ही प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो आपका सॉल्यूशन थोड़ी हुआ, वो तो आपका ऐसे केमिकल रिएक्शन हो गया। तो वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक दो तीन पॉइंट लिख के रखे। जैसे बेटा शुगर इन वाटर, आपने पानी लिया, पानी के अंदर क्या डाल दिया बेटा? आपने पानी के अंदर आपने शुगर मॉलिक्यूल डाल दिए। जैसे ही आपने इसमें चीनी डाली बेटा, चीनी के डालने के बाद यहाँ पे क्या हुआ बेटा? पानी के अंदर मिक्स होगी, शुगर सिरप बन गया। तो स्टार्टिंग से लेकर बीच में, लास्ट में, आखिरी में, जहां मर्जी आप टेस्ट करो, आपको सेम ही टेस्ट मिलेगा। दूसरी बात, क्या वो कभी रिएक्ट करता है? शुगर वाटर के साथ में रिएक्ट करके कुछ और सब्सटेंस बनाता है क्या? नहीं बनाता सर। तो ये आपके पास क्या है? ये दोनों आपके मिक्स करके क्या बना देंगे बेटा? सॉल्यूशन बना देंगे। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? टिक मार दूंगा कि ये आपके पास सॉल्यूशन बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल लेके रखा है वो है सैंड इन वाटर। अब आप खुद देखो, आपके पास पानी है, ठीक है, पानी है, और आपने ऊपर से मिट्टी डाल दी, सैंड डाल दिया। तो सैंड में क्या होता है? मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। वाटर तो छोटा होता है ना, काफी छोटा होता है, उनके माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, लेकिन जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो बेटा ये कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? नॉन रिएक्टिंग तो बनाएंगे, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन होमोजीनियस थोड़ी बनाएंगे। ये तो आपके पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाने वाले हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो यहाँ पे सारा का सारा सैंड जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और पानी जो है वो ऊपर ही रहेगा। जैसे जैसे आप इसको ऐसे रखेंगे विदाउट, जब आप इसको हिलाएंगे नहीं, तो आपके पास क्या होगा? सारा का सारा जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो पानी है ऊपर साफ पानी रहेगा। तो जब आप पानी पिएंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको साफ पानी आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? गंदा पानी आएगा। तो सैंड इन वाटर जो है वो हमारे पास नॉन रिएक्टिंग तो है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे नहीं है। तो मैं इसको कट मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास सॉल्यूशन थोड़ी बना। अच्छा, तीसरा मेरे पास जो एग्जांपल है वो है एसिड इन बेस। तो एसिड इन बेस, सबसे पहली बात आपने क्या किया? आपने पानी के अंदर एसिड लिया और बेटा पानी के अंदर बेस लिया। अब ये तो आपके पास हो गया, ये तो आपके पास मिक्सचर हो गया। अब आपने इन दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिया। तो ये पहली बात, होमोजेनियस मिक्सचर तो बनाएंगे, लेकिन कौन सा बनाएंगे? नॉन, ये आपका रिएक्टिव रिएक्टिव मिक्सचर बनाएंगे। मतलब एसिड और बेस कंबाइन करके रिएक्ट तो करेगा ना। तो ये भी आपके पास मिक्सचर, ये भी आपके पास जो मिक्सचर हुआ वो आपके पास सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर तो है, लेकिन सर ये रिएक्टिव मिक्सचर है, ये एसिड और बेस रिएक्ट कर देंगे, तो ये भी आपके पास एक सॉल्यूशन
सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन का हमारे पास एक ही डेफिनेशन होती है, ए सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब जब भी आप दो चीजों को मिक्स करेंगे, सबसे पहली बात क्या बनना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए, और जो भी मिक्सचर बना है उनमें दोनों जो दो चीजें आपने मिलाई है वो क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन थी। देखो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है, द सब्सटेंस विच मेक द सॉल्यूशन। जिन दो या तीन या चार या पांच या 10 या 100 जिन भी चीजों से कंबाइन करके आपका सॉल्यूशन बन रहा है, उनको आज के बाद क्या बोलेंगे आप, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे बेटा शुगर सिरप में इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, एक तो शुगर होता है और एक बेटा वाटर होता है। तो ये दोनों, एक ये और एक ये, दोनों इसके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। मेरी बात समझ में आ गई, दोनों इसके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके पास मैंने आपको बताया था मिल्क, मिल्क में क्या क्या होता है बेटा, पानी भी होता है, वाटर होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सारे क्या है बेटा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इसमें भी क्या होता है, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी और प्रोटीन मिला के कुछ और ही बना रहे हैं, या प्रोटीन और फैट रिएक्ट कर रहा है, या फिर प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया था। अब हमने ये भी देख लिया कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। अब सुनना, कंपोनेंट के बेसिस पे बेटा सॉल्यूशन को आप तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो कर हम ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में तीन ही दिए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इट कैन बी क्लासिफाइड एज, देखो सॉल्यूशन जो है हमारे पास तीन तरीके से मोटा मोटा जो है वो क्लासिफाई होते हैं। एक होता है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है मैं लिख देता हूं। एक होता है हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, एक हमारे पास होता है टेनरी सॉल्यूशन, और एक हमारे पास होता है क्वाटनरी सॉल्यूशन। देखो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दैट इज मेड बाय टू कंपोनेंट। अगर कोई सॉल्यूशन सिर्फ दो कंपोनेंट का बना होता है, सिर्फ दो कंपोनेंट का, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताता हूं बेटा, सुनना। एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया शुगर, शुगर इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर, तो ये क्या हो गया, मीठा पानी होगा। दूसरा आपके पास क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय थ्री कंपोनेंट। अब आपके पास क्या होगा, थ्री कंपोनेंट हो गया। जैसे मान लो आपने क्या किया, शुगर डाल दिया, आपने क्या कर दिया बेटा, पानी डाल दिया, ठीक है, चीनी वाला पानी, और ऊपर से आपने क्या डाल दिया, नींबू डाल दिया, ठीक है, नींबू डाल दिया। नींबू को मैं लिखता हूं सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। आपने ऊपर से क्या डाल दिया, सिट्रिक एसिड। तो आपके पास ये हो गया। अब आपका सॉल्यूशन जो है उसमें एक, दो और तीन, तीन कंपोनेंट है, तो उसको आपने क्या बोल दिया, टर्नरी सॉल्यूशन। अब लास्ट आपके पास क्या आता है बेटा, क्वाटनरी सॉल्यूशन। तो इतना आइडिया तो आपने लगा ही लिया होगा कि अगर ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, ये तीन कंपोनेंट का मिक्सचर है, तो ये क्वाटनरी पक्का कितने का होगा, फोर कंपोनेंट का मिक्सचर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल चेक करेंगे। जैसे बेटा आपने क्या किया, शुगर वाला लिया, शुगर लिया, ठीक है, फिर इसमें पानी भी मिला दिया था। अब आपने तीसरी चीज क्या मिलाई थी, सिट्रिक एसिड मिला दी। अब ये क्या हो गया, मीठा और खट्टा पानी बन गया। तो आपने इसमें क्या डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, जो कि टेस्ट बढ़ जाए। तो अब आपके पास क्या हुआ, ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें, शुगर, वाटर, सिट्रिक एसिड और NaCl, जब आपने मिक्स किया तो सबसे पहली बात, ये कौन सा सॉल्यूशन बना, होमोजीनियस मिक्सचर बना। और तीसरी दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है। तो इनको आपने क्या बोल दिया, सॉल्यूशन तो बोल दिया, लेकिन कौन सा, क्वाटनरी सॉल्यूशन। इनको आपने क्या बोला, टर्नरी सॉल्यूशन, और इनको आपने क्या बोला, बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो थी वो दो क्लासिफिकेशन, तीन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, और इसको जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ है। जैसे मेरे पास पानी है, पानी में आपने नींबू डाला, तो सिर्फ ये किसका मिक्सचर है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन है। अब आपने ऊपर से क्या डाल दिया, आपने ऊपर से शुगर भी डाल दिया, तो ये क्या हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे क्या, अभी अभी पानी है, दूसरा आपके पास सिट्रिक एसिड है, और तीसरा आपने क्या डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल भी ऐड कर दिए। अब आपने लास्ट चीज यहाँ पे क्या डाल दी, नमक भी डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेमन वाटर हो गया, और हमारे पास शुगर भी हो गया, पानी भी हो गया, और हमारे पास सॉल्ट भी हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे चार चीजें हो गई। सबसे पहले ये दो चीजें थी, उसके बाद तीन चीजें होगी, और यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आ गया, चार चीजें होगी। तो इसको बोला था बाइनरी सॉल्यूशन, इसको बोला टर्नरी सॉल्यूशन, और इसको बोला क्वाटनरी सॉल्यूशन। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम कैसे चीजों को क्लासिफाई करते हैं। तो सुनना बात को ध्यान से। अब सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे में आएगा बेटा सॉल्यूट क्या होता है। तीसरे में क्या आएगा, सॉल्वेंट कौन सा लेंगे हम, और इनके कॉमन एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो सुनना बेटा, ये वाले इनके एग्जाम्पल जो है काफी बार आपके जेई में पूछ दिए गए हैं कि आपका कैम्फर इन नाइट्रोजन किस तरह का सॉल्यूशन है, किस तरह का सॉल्वेंट यहाँ पे है यूज किया है, किस तरह का सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी जेई में, नीट में और बोर्ड्स में आ जाते हैं। तो सुनना, ये टेबल हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का है। तो इस टेबल का हर एक लाइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट को एक बारी गैस 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 ले लेंगे, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है तो उसी तरह का सॉल्यूशन होता है हमारे पास। तो सॉल्यूशन किस बेसिस पे होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा।
दूसरी बार हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट क्या लेंगे, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। और लास्ट बेटा हम लेंगे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, मतलब ज्यादा हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर इसको उल्टा भी तो हो सकता है कि गैसियस सॉल्यूशन हमारे पास है, अच्छा गैसियस सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। लिक्विड सॉल्यूशन है तो हमारे पास सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। और अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो जो भी ज्यादा है मतलब सॉलिड, अब देखो सॉल्वेंट के फिजिक्स पे डिपेंड करता है ना ये, तो स्पेस क्या है इसका, सॉलिड है, तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा, ये भी सॉलिड होने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सुनना, जब सॉल्वेंट गैस होगा तो हम एक बारी क्या ऐड करेंगे इसमें, गैस भी मिक्स करेंगे, लिक्विड भी मिक्स करेंगे, और एक बारी सॉलिड भी मिक्स करेंगे, और एक बारी क्या बोलेंगे इसको, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। दूसरी बार क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर हम क्या करेंगे, गैस मिक्स करेंगे, फिर लिक्विड मिक्स करेंगे, फिर सॉलिड मिक्स करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। अच्छा तीसरी बार क्या हम करने वाले हैं, हम सॉलिड के अंदर डिफरेंट चीजें मिक्स करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले गैस इन मिक्स सॉलिड करेंगे, फिर लिक्विड इन सॉलिड करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सॉलिड इन सॉलिड पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो सुनना, यहाँ पे क्या होगा, गैस इन गैस, कम भी है गैस और ज्यादा भी है गैस। तो सुना, इसका तो बहुत फेमस एग्जांपल है ना बेटा, हवा। अब हवा में क्या है, नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो 70% के करीब तो आपके पास नाइट्रोजन गैस है, और बेटा 21 या फिर 20% के करीब आपके पास कौन है, ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है बेटा, कम है ना, और ये आपके पास ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस। तो इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन हमारे पास क्वांटिटी कम होती है और नाइट्रोजन गैस की ज्यादा होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, गैस के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट कौन से बेटा, लिक्विड। तो आपके कंटेनर के अंदर जहां पे गैस ज्यादा है वहां पे लिक्विड थोड़ा सा है, जैसे कि बेटा क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। अब आपने क्या किया, ओपन कंटेनर में, ओपन कंटेनर का क्या मतलब है, खुली हवा में, हवा में देखो नाइट्रोजन गैस तो अभी भी ज्यादा है ना, लेकिन आपने वहां पे क्या छोड़ दिया, आपने क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ दी, ठीक है, आपने क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ दी। तो आपने जब क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ी तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की तो क्वांटिटी कम है, क्योंकि नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है ना बेटा, 70% तो नाइट्रोजन ही होता है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म कम है और नाइट्रोजन गैस ज्यादा है। तो आपको गैसेज में सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, तीनों आपको एग्जाम्पल किसके देने हैं, नाइट्रोजन गैस के देने हैं। जब दोनों गैस हो गए तो ऑक्सीजन इन गैस हो जाए, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन हो जाएगा। जब एक लिक्विड आ जाएगा तो आपको कौन सा लिक्विड लेना है बेटा, क्लोरोफॉर्म लेना है, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। अच्छा दूसरा, तो लास्ट जो आप लेंगे वो लेंगे सॉलिड इन गैस का। सॉलिड इन गैस का क्या एग्जांपल होगा, आपने क्या रखा है, खुली हवा में, जैसे आपको याद है ना बेटा, जैसे हम क्या करते हैं वॉशरूम वगैरह में बेटा, वॉशरूम वगैरह में क्या डालते हैं, हम फिनाइल बॉल डालते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दिया है कैंफर का, ठीक है, कैंफर का क्या मतलब है, कपूर, ठीक है, आपने कपूर रखा है खुली हवा में। तो हवा में क्या है बेटा, नाइट्रोजन गैस है, जो कि ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि इसी का गैस है ना, तो गैस सॉल्वेंट है। तो गैस कैसे पता चला आपको, क्योंकि जो फेज है बेटा सॉल्वेंट का वही सॉल्यूशन का फेज है। अच्छा नाइट्रोजन गैस के अंदर आपने क्या डाल के रखा है, कैंफर। कैंफर अपने आप में क्या है बेटा, सॉलिड होता है, तो सॉलिड से ये सीधा कहाँ को सब्लिमेट होता है, गैसियस स्टेट को सब्लिमेट हो रहा होता है। तो ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। अब हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होने वाला है, और उसके अंदर एक बारी हम डालेंगे गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। सुनना, बहुत एग्जांपल है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, बताऊंगा मैं आपको, पहले हम इसको कर लेते हैं। तो हमने ज्यादा क्या लिया, सॉल्वेंट लिया है, तो मान लो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, पानी 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 ले लेता हूँ, जैसे इसमें नाइट्रोजन 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 गैस ली, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाटर वाटर वाटर। एक बारी ऑक्सीजन इन वाटर लूंगा मैं, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, आपने देखा है ना मछलियां सांस लेती है, तो मछलियां कैसे सांस लेती है बेटा, पानी के अंदर डिसॉल्व वाटर होता है कि नहीं, डिसॉल्व वाटर, तो वाटर कम होता है लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इन वाटर। किसका एग्जांपल है बेटा, ऑक्सीजन गैस है, वाटर क्या है बेटा, ये आपके पास लिक्विड है, तो वाटर ज्यादा है, तो ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल बेटा, वेरी 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 फेमस, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। जैसे कोई दारू पीता है, तो दारू में क्या होता है बेटा, थोड़ी सी वो अल्कोहल लेता है और ऊपर से ज्यादा सा वो पानी मिलाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो अल्कोहल इन वाटर का मिक्सचर बन जाता है। अब अगर आप चेक करो तो दोनों का फेज क्या है बेटा, लिक्विड फेज है, तो आपने इसको क्या बोल दिया, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। ये कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो जैसे शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, आप शुगर इन वाटर भी कर सकते हैं, या फिर आप NaCl इन वाटर भी कर सकते हैं, यूरिया इन वाटर भी कर सकते हैं, और बेटा ग्लूकोज इन वाटर भी कर सकते हैं। तो जैसे इन सॉलिड को आप पानी में मिक्स कर दोगे तो वो भी तो एक नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर बनाएगा ना, जिसको आप क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है, जो ज्यादा होता है वही तो सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लास्ट बेटा,
सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड में मिला है गैस तो बन गया गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। अब सुनना बेटा, गैस इन सॉलिड का क्या एग्जांपल है? सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। देखो आपने पढ़ा होगा एक रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 पढ़ा होगा। अब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजनेशन जब करवाते हैं, हाइड्रोजन का क्या मतलब है? H2 की रिएक्शन, लेकिन प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल के प्रेजेंस में कराते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऐसे रिएक्ट ही नहीं करती, आपका ये मेटल इसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड करेगा। तो सिमिलरली बेटा, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, तो पैलेडियम क्या है बेटा? पैलेडियम हमारे पास है, पैलेडियम हमारे पास सॉलिड है जो कि ज्यादा है। अब देखो बेटा, ये जो इस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो किस तरह का होगा बेटा? सॉलिड होगा, जहां पे कम अमाउंट में कौन होगी? हाइड्रोजन गैस, और ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? पैलेडियम, पैलेडियम जो कि सॉलिड में होगा। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है बेटा लिक्विड इन सॉलिड का, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हमारे पास है बेटा अमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम। देखो सोडियम मेटल हमारे पास क्या है? एक बड़ा सा है, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? मरकरी का लिक्विड डाल दिया। तो जब ये मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में होती है, और बेटा सोडियम मेटल हमारे पास कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो ये एग्जांपल हो गया ना बेटा किसका? लिक्विड इन सॉलिड का। अब देखो जब आप ये मिक्स करोगे तो क्या बनाएगा? एलॉय बनाएगा कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। तो मरकरी को जब आप सोडियम में मिक्स करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगम ऑफ मरकरी। लास्ट बेटा, लास्ट लास्ट देखो, अगर आप कॉपर डिजॉल्विंग गोल्ड, देखो आपने देखा होगा 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, और उसको यूज में नहीं लाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए हमारे पास हम क्या करते हैं? 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? एक तो 24 कैरेट गोल्ड होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, और बेटा आपके पास क्या होता है? कॉपर होता है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। और इन दोनों चीजों का जब आप मिक्सचर बनाते हो तो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, गैस में सारे एग्जांपल नाइट्रोजन 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 के लेने, लिक्विड में आपको वाटर 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 के लेने। तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि MCQ के लिए ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमको ये देखना है कि इन 9 तरह के कॉम्बिनेशन में से, इन 9 तरह के कॉम्बिनेशन में से हमको कौन सा वाला कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो सुनना, इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमको एक बात फिक्स करके बता दी गई है कि सॉल्वेंट आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। आपको सॉल्वेंट क्या पढ़ना है? लिक्विड पढ़ना है। तो जो बेटा सॉल्वेंट होता है वही तो सॉल्यूशन होता है। तो हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ गैसियस सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं पढ़ना। हमारा जब सॉल्वेंट फिक्स हो चुका है दैट इज योर लिक्विड, हमको पढ़ना है। अब इसके अंदर एक बारी गैस इन लिक्विड पढ़ेंगे, एक बारी लिक्विड इन लिक्विड, और एक बारी सॉलिड इन लिक्विड। मतलब हमको कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? हमको कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, हमको तो क्या पढ़ना है बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन थे ना, एक था गैसियस सॉल्यूशन, एक था लिक्विड सॉल्यूशन, और एक था सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके इसमें से भी हमको क्या पढ़ना था? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना था। तो आज के बाद बेटा सुनना, आउट ऑफ 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें कौन सा पढ़ना है? सिर्फ 3 टाइप का सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्वेंट तो आज के बाद फिक्स हो जाएगा, दैट इज योर सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट हमारे पास चेंज होता रहेगा। एक बार लिक्विड इन लिक्विड, वहां पे हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट योर राउट्स लॉ। एक बार हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, और वहां पे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट हम पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, और वहां पे हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हो जाता है, क्योंकि हर एक पॉइंट से कुछ ना कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो निकल के आएंगे, जो कि आपकी नीट के लिए, आपकी जेई के लिए और आपके बोर्ड्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद हम यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन नहीं पढ़ने वाले, हम तो कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इसका नाम चेंज करके क्या कर देता हूँ? लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट क्या पढ़ने वाले? लिक्विड। तो जिस तरह का सॉल्वेंट होता है उसी तरह का सॉल्यूशन भी हमारे पास हो रहा होता है। तो इन बात का आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ एक मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ एक बातों को आसान करना पड़ेगा, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन दो चीजों का वजह से बना था, एक था सॉल्वेंट और एक था सॉल्यूट। अब देखो हमारे पास सॉल्वेंट तो अपना सुपरस्टार है ना, क्योंकि इसमें चीजें जाके क्या कर रही है? मिक्स हो रही है। या फिर जिसमें डिसॉल्व होता है वो आपके पास क्या होता है? सॉल्वेंट। और जो डिसॉल्व होता है वो होता है सॉल्यूट। तो हमारे पास सॉल्वेंट क्या है बेटा? सॉल्वेंट को आज के बाद आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्यूट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? बी से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी कंफ्यूज आगे होते हो तो बस इन्हीं जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स होते हैं, जो इनको नहीं देखते हैं, उन्हीं की वजह से कंफ्यूजन होती है। तो सॉल्वेंट को आज के बाद आप क्या बोलेंगे? ए, और सॉल्यूट को बोलेंगे बी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोल की बात करता हूं तो मैंने क्या बोला? अगर मैंने कभी भी लिखा है एन ऑफ ए तो उसका क्या मतलब है? मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात करो। और अगर मैंने लिखा कभी मोल एन ऑफ बी तो उसका क्या मतलब है? मैं हमेशा सॉल्यूट के मोल की बात कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन, अभी देखेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी क्या होती है बेटा ये, है ना?
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात कर रहा हूं तो मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने कभी भी लिखा है डब्ल्यू ऑफ ए तो उसका क्या मतलब है, वेट ऑफ ए, या फिर सॉल्वेंट की वेट की बात कर रहा हूं। और अगर मैंने डब्ल्यू ऑफ बी की बात करी तो मैंने किसकी बात कर रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा हूं। मैंने अगर कभी लिखा वॉल्यूम ऑफ ए तो उसका क्या मतलब है, वॉल्यूम किसकी है बेटा, ये आपकी वॉल्यूम है सॉल्वेंट की। और वॉल्यूम ऑफ बी का क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। इन चीजों का आप काफी अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजें आपको और भी कंफ्यूज कर सकती है, जैसे कि अगर मैं कभी बोलता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो किसकी वजह से आएगा, वो ऑब्वियस है ना बेटा, ऑब्वियसली वो सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट की वजह से आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। दूसरी बात, अगर मैं मोल की बात करता हूं तो मोल ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूशन आएगा मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी। क्यों, ऐसा क्यों होता है बेटा, तो ये किस वजह से होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। क्यों, क्योंकि जो आपका टोटल मास होता है वो उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वजह से ही होता है ना बेटा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से ही होता है। ये क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।